22 साल के लड़के को एक 38 साल की महिला से प्यार हो जाता है और फिर वह प्यार की हदें पार करता है और एक दिन एक ऐसा कत्ल होता है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों तक खबर पहुंचती तो लोग सुनकर बहुत हैरान थे। लोगों के मन में, दिमाग में कई सवाल थे जो लोग जानना चाहते थे। दरअसल साथियों, आज की जो कहानी है वो एक ब्यूटी पार्लर संचालिका की है और एक लड़की जिसकी शादी को मात्र 3 महीने हुए थे। नाम रहता है मधु। मधु का कत्ल कर दिया जाता है और ये कत्ल इतनी बेरहमी से किया जाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। तो नमस्कार साथियों, मैं विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज की जो कहानी है उसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जुड़िए विशु वारदात तक से। आपके क्षेत्र और शहर की हर घटनाओं को मैं कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना को सुन सकें और सबक ले सकें। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ गुरुग्राम के मानेसर की। मानेसर क्षेत्र में एक परिवार रहता था। परिवार में एक लड़का जिसका नाम अंकित रहता है। अंकित की उम्र 22 साल रहती है। 22 साल की उम्र में अंकित सोचता है कि क्यों ना पैसे कमाए जाएं। अब वो पैसे कमाने का कई तरीका ढूंढता है, लेकिन हर तरीके में वो फेल नज़र आता था। ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन अंकित देखता है एक सुरती बेचने वाले को। उससे पूछता है कि भैया आप कितना कमा लेते हो? तो कहता है कि महीने का 15-20 हज़ार मैं आराम से कमा लेता हूँ। अंकित बेहद हैंडसम रहता है, 22 साल उम्र रहती है। अब वो पढ़ाई नहीं करना चाहता था। वह सोचता है क्यों ना यही रास्ता अपनाया जाए। अब वो सुरती बेचने का यानी कि तंबाकू बेचने का काम शुरू कर देता है। एक जगह एक दुकान खोलता है और वहीं तंबाकू बेचने लगता है। कुछ दिनों बाद उसके दुकान के सामने एक बेहद ही खूबसूरत महिला जिसका नाम रजनी रहता है। रजनी की उम्र 38 से 39 साल रहती है। रजनी आती है और अपने दुकान का उद्घाटन करती है। दुकान रहती है ब्यूटी पार्लर की, यानी कि लोगों को सजाने संवारने का काम किया करती थी। दुकान ठीक ठाक चलने लगती है। अब इधर महिला भी काफ़ी खूबसूरत थी, रजनी, और अंकित भी बेहद हैंडसम था। अंकित अब तकरीबन 8 से 9 बजे रात को रोज़ाना दुकान बंद करके घर जाता था। उसी के आसपास जो रजनी रहती है वो भी दुकान बंद कर अपना घर जाती थी। कई दिन जब दोनों की नज़रें मिलती हैं तो अंकित सोचता है कि ये महिला तो काफ़ी खूबसूरत है। अब उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। कभी रजनी अंकित को देखती तो मुस्कुराती और मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती। कभी जब दुकान खोलती तो दुकान खोलने के लिए, शटर उठाने के लिए वह अंकित को बुलाया करती थी। अंकित भी जाकर मदद किया करता था। अब इसी दौरान धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। रजनी अंकित से पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो? अंकित कहता है नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अब वो 38 साल की महिला से बातचीत करने लगता है। इधर रजनी भी अब उससे बातचीत करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, दोनों की काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। अब इधर अंकित कई बार उसे अपनी स्कूटी पर बैठाता और उसके कमरे तक छोड़ने के लिए भी जाता था। इधर समय बढ़ता जाता है, समय दिन पर दिन बीतता जाता है और अंकित उसे अब पसंद करने लगता है। धीरे धीरे अंकित एक दिन सोचता है कि हिम्मत जुटाता है और सोचता है क्यों ना रजनी को प्रपोज कर दिया जाए। इधर रजनी से बातचीत करता है और कहता है कि मैं एक बात है जो आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। रजनी कहती है ऐसी कौन सी बात है, खुल कर कहो। अंकित कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बेहद प्यार करने लगा हूँ। इधर रजनी मुस्कुराती है और कहती है मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं भी तुम्हें बेहद पसंद करती हूँ। अब इधर दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, दोनों की चाहत मिल जाती है। रजनी को अंकित मिल जाता है, अंकित को रजनी मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन अब प्यार को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत थी एक कमरे की। अब इधर तो जब कस्टमर नहीं होते तो रजनी अपने ब्यूटी पार्लर में अंकित को बुला लिया करती थी, समय व्यतीत करती थी साथ में। लेकिन अंकित अब तलाश में था एक कमरे की। वो एक मानेसर बस स्टैंड के पास एक कमरा लेता है किराए का। इधर साल 2022 दिसंबर के आसपास दोनों की दोस्ती होती है। अंकित किराए का कमरा लेता है और कमरा लेने के बाद अब बेहद खुश हो जाता है।
जब भी अब समय मिलता तो वह रजनी से कहता कि रजनी चलो आज कमरे पर चलते हैं। कमरे पर ले जाता, उसके साथ अय्यासियाँ करता, दोनों मिलकर कमरे पर पार्टी करते। धीरे धीरे अब संबंध और गहरा हो जाता है। इधर अब रजनी उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है, अंकित भी उसके साथ रहने को तैयार हो जाता है, और इधर परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब अंकित उसे लेकर अब उस कमरे में शिफ्ट हो जाता है। अब उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगता है, पति पत्नी की तरह। महीनों गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, साल 2 साल गुजर जाते हैं। धीरे धीरे करके साल 2025 आ जाता है। अब वो देर रात रात तक घर जाता था। जब उसके पिताजी पूछते थे, घर वाले पूछते थे, तो बताता था कि वह काम में बिजी है, काम काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को सप्लाई करना होता है, इसलिए उसे समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए रात हो जाती है। घर वालों को इधर कुछ भी पता नहीं था। मार्केट में आसपास के लोगों को अच्छी तरह से पता था कि रजनी और अंकित का कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा था, किसी को कोई ज़रूरत नहीं थी। इधर दोनों प्यार में मशगूल थे। तभी घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना लड़के की शादी कर दी जाए। इधर अंकित पहले कहता है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन अंकित के माँ बाप सोचते हैं कि कोई अच्छा खासा परिवार मिल जाए, खूबसूरत सी लड़की मिल जाए, पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए और दान दहेज अच्छा खासा मिले तो शादी कर दी जाए। तभी एक परिवार अंकित के घर पहुंचता है, मधु का परिवार। मधु के पिताजी अशोक अंकित के घर पहुंचते हैं और बातचीत करते हैं। घर वालों से कहते हैं कि आपका लड़का मुझे पसंद है, काफ़ी हैंडसम है और काफ़ी शरीफ किस्म का लगता है, मुझे ऐसे ही लड़के की तलाश है। बातचीत से काफ़ी सरल स्वभाव के प्रतीत होता है। लड़का मुझे पसंद है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। अंकित के पिताजी कहते हैं शादी तो मुझे करनी है, लेकिन आप पहले दहेज की बात कर लीजिए, दहेज में आप क्या देंगे। दहेज की बातचीत होती है। तभी अंकित के पिताजी कहते हैं ठीक है, आपकी लड़की है, जो मन में आए आप वो दीजिएगा, मुझे दहेज की ज़रूरत नहीं है, मैं दहेज का लोभी नहीं हूँ। इधर अशोक के परिवार को, यानी कि मधु के पिताजी को और उसकी माँ को लगता है कि परिवार काफ़ी अच्छा है। वो तो पहले दहेज की बात करता है, लेकिन फिर बाद में पलट जाता है, यानी कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, जितना हो सके मैं दे दूँ। अब इधर मधु को लड़के की फ़ोटो दिखाई जाती है अंकित की, तो मधु अंकित को पसंद करती है, कहती है लड़का बहुत अच्छा है। और जब अंकित से बातचीत की जाती है तो अंकित सोचता है कि कहाँ वो 38 साल की रजनी और कहाँ ये 22 साल की उसकी जिससे शादी होने वाली है मधु। मधु बेहद खूबसूरत रहती है। इधर अंकित भी उसे पसंद करने लगता है और कहता है ठीक है, अगर दान दहेज अच्छा मिलेगा तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वह सुरती और तंबाकू का दुकान करता था, पैसे की उसे कमी थी। अब इधर शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। परिवार दोनों काफ़ी खुश था, शादियों की तैयारी चल रही थी। अब इधर अंकित के परिवार वाले भी शादी करने के लिए तमाम कपड़े खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं। उधर मधु भी अपने मनपसंद से सारे कपड़े खरीदती है, गहने खरीदती है, और दूल्हे के लिए भी कपड़े और गहने खरीदे जाते हैं। जो दहेज की बातचीत हुई थी वो सारे सामान खरीदे जाते हैं। इधर परिवार दोनों काफ़ी खुश था। शादी की अब तारीख नज़दीक आने लगती है। साथियों, अब 19 फरवरी को शादी फिक्स हो चुकी थी। इधर 19 फरवरी का दिन आता है, धूमधाम से बारात निकलती है। बारात में रजनी भी कहीं से शामिल होने के लिए पहुंचती है, लेकिन इधर रजनी भी काफ़ी नाराज़ थी अंकित से। बार बार कहती थी कि अगर तुम शादी कर लोगे तो मुझे समय नहीं दे पाओगे, तुम मुझे भूल जाओगे। लेकिन अंकित कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलता रहेगा, तुम घबराओ नहीं, तुम ही मेरी दुल्हन हो, तुम ही मेरी चाहत हो। वो तो शादी बस मैं दहेज के लिए, पैसों के लिए कर रहा हूँ। अब इधर रजनी को वह भरमा लेता है और फिर धूमधाम से बारात लेकर पहुँचता है। शादी होती है, दोनों 7 फेरे लेते हैं। अंकित और मधु 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए कस्में वादे खाते हैं। लेकिन साथियों, वह रिश्ता 3 महीने भी नहीं टिकता है। इधर मधु की शादी हो जाती है, मधु की विदाई की जाती है। मधु को लेकर अंकित अपने घर पहुंचता है। घर पर धूमधाम से स्वागत किया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब समय आ जाता है मार्च का। मार्च का समय आ जाता है नई नवेली दुल्हन। अब इधर अंकित एक रात घर नहीं आता है,
मधु काफ़ी परेशान होती है, फ़ोन करती है तो वो कहता है कि वो एक दोस्त के पास रुका हुआ है, वो अगले दिन आएगा। जैसे ही अगला दिन आता है, मधु कहती है घर कब आओगे? तो वो कहता है काम इतना ज़्यादा है कि मैं देर रात तक घर आऊँगा। वो रात तकरीबन 11 से 12 बजे घर पहुँचता है। अब मधु काफ़ी नाराज़ रहने लगती है, वो मधु को समय नहीं दे पाता था। अब वो जो बचा हुआ समय था शाम का, वो अपने प्रेमिका रजनी के साथ कमरे पर, किराए के कमरे पर गुजारता था। अब इधर साथियों मधु काफ़ी नाराज़ होने लगती है अपने पति से। कहती है नई नवेली शादी हुई है और तुम काफ़ी लेट घर आते हो, ना साथ में खाना खाते हो, आते ही सो जाते हो। अब वो अपने घर वालों को बताती है। घर वाले समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा समय से घर जाया करो। अंकित कहता है कि काम इतना ज़्यादा है कि घर काफ़ी लेट से पहुंचता हूं। अब इधर कई बार वो घर नहीं जाता था। मधु नाराज़ होने लगती है। पति और पत्नी के बीच अब बहस भी शुरू हो जाती है। इधर अंकित के प्यार में कमी आने लगती है। अंकित मधु को मानना कम कर देता है, प्यार करना कम कर देता है। बचा खुचा समय काम के बाद का अब वो रजनी को देने लगता है। और जब मधु प्रेशर डालती थी तो फिर मधु के पास जाने लगता है। कहते हैं दो नाव पर चढ़ना फिरना, कुछ ना कुछ तो होना ही था, डूबना तो तय था। अब इधर रजनी उससे कहती है कि देखो तुम मुझे भूल रहे हो, तुम्हारी चाहत कम हो रही है, तुम मेरे पास नहीं रहते हो, तुम मधु को समय देते हो। मैंने मना किया था कि तुम शादी मत करो। अगर तुम मधु के साथ रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम जाकर अपनी पत्नी के साथ ही समय दिया करो, समय वक्त गुजारो। अंकित काफ़ी परेशान होता है। परेशान होने के बाद एक दिन अपने पत्नी से झगड़े करता है। झगड़े करने के बाद कहता है तुम्हारे पिता ने दहेज में बहुत कम पैसे दिए, दहेज में जो सामान था वो बहुत कम दिया है, अपने पिता से कहो कि वो और पैसे दे। अब लड़की परेशान हो जाती है, वो सोचती है आखिर वो अपने घर वालों को कैसे कहे। अब अंकित के घर वाले फ़ोन करते हैं उसके पिताजी को, अशोक को, और कहते हैं कि आपने दहेज में काफ़ी कम पैसे दिए थे, हमने कुछ कहा नहीं, इसका क्या मतलब है? आप कम से कम 5 लाख रुपए और दीजिए, नहीं तो मैं आपकी बेटी को छोड़ दूंगा। अब इधर यह बात सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ जाता है। एक पिता अपनी बेटी की खुशियाँ चाहता था, वो रोने लगता है। कहता है ठीक है, एक काम करिए कि आप हमारे घर आ जाइए। इधर अंकित अपने ससुराल पहुंचता है अपने पिता को लेकर। वहाँ जाता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि ये डेबिट कार्ड है, मेरे पास अभी 5 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन इसमें 1 लाख रुपए हैं, ये आप रख लीजिए, और जो भी पैसे मेरे पास आएंगे मैं इसमें डालता रहूँगा और आप निकालते रहिएगा जब तक कि 5 लाख रुपए पूरे ना हो जाएं। और जब 5 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे तो आप यह डेबिट कार्ड मुझे दे दीजिएगा। इधर अंकित काफ़ी खुश होता है और उन पैसों को ले जाकर रजनी के ऊपर, ब्यूटी पार्लर वाली संचालिका के ऊपर खर्च करता है, अपनी प्रेमिका के ऊपर खर्च करता है। इधर पत्नी भी काफ़ी नाराज़ थी। मधु नाराज़ थी कि उसके पिता से उसके पति ने पैसों की मांग की है, डिमांड की है। परेशान होने के बाद अब वह बात करना बंद कर देती है। और इधर अंकित काफ़ी खुश था रजनी के प्यार में। लेकिन फिर एक दिन रजनी कहती है कि कल शाम को तुम मुझसे मिलना। इधर अंकित अपने घर पर इतनी बिजी था अपनी पत्नी मधु और अपने परिवार के साथ कि वह समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन कहीं से परिवार वालों को जानकारी मिल जाती है कि वह किसी महिला के साथ अवैध संबंध में है, लिव इन रिलेशन में रहता है। अब परिवार वालों को और पैसे की लालच पड़ती जा रही थी। अब उन्हें और दहेज चाहिए था। अब वह मधु के साथ शोषण करने लगते हैं, उसे प्रताड़ित करने लगते हैं, मारने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। तभी एक दिन अंकित सोचता है कि क्यों ना इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए। अब वह 21 मई का दिन चुनता है और 21 मई को अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता है। फ़ोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी घर से गायब है, उसका कुछ पता नहीं है। घर वाले कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ देर इंतज़ार करता है अंकित। जब पत्नी नहीं मिलती है तो अपने पिता को लेकर पहुंचता है अपने ससुराल अशोक के घर, यानी कि मधु के माता पिता के पास। वहां पहुंचने के बाद वह कहता है कि आपकी बेटी घर से गायब है और सारे गहने भी लेकर गायब है और 50 से 60 हज़ार रुपये भी लेकर गायब है। आप लोग बताइए वो कहाँ है, वरना आपके खिलाफ मैं केस दायर करूँगा। अब इधर माँ बाप रोने लगते हैं कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, कुछ तो ज़रूर हुआ है, कुछ दाल में काला है। अब वो पहुँचते हैं 22 मई को पुलिस के पास। वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं साहब मेरी बेटी घर से गायब है, कुछ पता नहीं है। और उसके ससुराल वाले आरोप लगा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। अब पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि अंकित उस दिन अपनी पत्नी के साथ था।
आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो लोग कहते हैं कि वह तो स्कूटी पर 21 मई को अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था, उसे देखा गया है। अब पुलिस को शक होता है कि हो ना हो इसकी पत्नी के गायब होने में कहीं ना कहीं इसके पति का हाथ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो कहीं कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन पिता भी अपने तरीकों से, मधु का पिता अशोक अपने तरीकों से सबूत तलाशने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक ऐसी वीडियो मिलती है जिसमें वह मधु को लेकर जा रहा था। वह वीडियो निकालता है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से वीडियो निकालकर अब ले जाकर पुलिस को सौंपता है और कहता है कि देखिए, यह वीडियो आपके पास नहीं थी, इसमें देखिए उस दिन, जिस दिन वो हमारे घर गया था उससे पहले वह फ़ोन भी किया था, और वही वह अंकित ही है जो मधु को लेकर जा रहा था। ज़रूर साहब कुछ गड़बड़ है, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अब पुलिस इधर घर वालों से पूछताछ करती है तो घर वाले इधर उधर की बातें कर रहे थे। अंकित कहाँ है, अंकित का कुछ पता नहीं था। अब लोगों से पूछताछ होती है तो लोग कहते हैं कि अंकित का एक किराए का कमरा भी है बस स्टैंड के पास, वहाँ पर अक्सर वह रहता है और आता जाता है और किसी लड़की के साथ आता जाता है। अब पुलिस पता करती है कि वो लड़की कौन है तो पता चलता है कि वो एक ब्यूटी पार्लर संचालिका है जो कि ब्यूटी पार्लर चलाने का काम करती है। इधर शादी विवाह में भी जाती है, दुल्हन सजाने का भी काम करती है, और उसी से अंकित का संबंध था। कॉल डिटेल्स निकाला जाता है तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हकीकत सामने आ जाती है कि रजनी से अंकित का संबंध रहता है, जो कि 13 साल बड़ी रहती है अंकित से। अब पुलिस दोनों की तलाश करती है तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस परिवार वालों को लेकर उसके किराए के कमरे तक पहुंचती है और ताला जैसे खोलती है तो अंदर से बदबू आ रही थी। बदबू इतनी भयानक आ रही थी, इतनी गंदी आ रही थी, पुलिस वाले भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि एक बाथरूम से बदबू आ रही है। बाथरूम की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम में एक लड़की गिरी हुई है, उस पर काफ़ी मक्खियाँ वगैरह कीड़े लगे रहे हुए हैं, बॉडी काफ़ी अजीब तरह की दिख रही थी, खून से लथपथ थी। तभी पुलिस देखती है कि उसे तो गोली लगी हुई है, इसको तो गोली मारी गई है। कई हथियार से उस पर हमला भी किया गया था, कई बार चाकुओं से भी हमला किया गया था, कई ऐसे धारदार हथियार से हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि जब गोली उसे मारी गई तो आसपास किसी ने न देखा न सुना। आखिर किस तरह से उसे मारा गया, हत्यारा क्या अंकित था या रजनी? अब पुलिस ये पता लगाने के लिए जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करती है तो 5 जुलाई को दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है। रजनी ब्यूटी पार्लर संचालिका को और अंकित को गिरफ्तार करती है तो अंकित कहता है, साहब मैं रजनी को बेहद प्यार करता था, हमारा 3 साल से संबंध है और मैं घर वालों के कहने पर मैंने शादी कर ली, पैसे के लालच में आकर। और फिर इधर रजनी को लगता कि प्यार कम हो रहा है, रजनी मुझे छोड़ देगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मधु को ठिकाने लगा दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा, और फिर हम और रजनी एक दूसरे के साथ रहेंगे, शादी कर लेंगे। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और कहती है कि ये बताओ वो हथियार कहाँ है जिसे तुमने मारा था? दोनों बताते कुछ हथियार को, और जितने सबूत थे उसे ले जा करके उन्होंने हरिद्वार के गंगा नदी में फेंक दिया है। अब इधर पुलिस छानबीन करती है लेकिन कहीं कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था। अब प्रूफ तो मिलता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सबूत थे जो फ़ोन में थे और कमरे में थे, जिससे यह साबित होता था कि अंकित ने ही और रजनी ने ही उसका कत्ल किया है। पुलिस दोनों को मधु के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन जब यह घटना परिवार को और रिश्तेदारों को पता चलती है, लोगों को पता चलती है, तो लोग हैरान थे कि जब तुम्हारी पहले से ही एक रखैल थी जिसके साथ तुम लिव इन रिलेशन में रहते थे, तो तुम्हें शादी करने की ज़रूरत क्या थी? एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 3 परिवार तबाह हो जाते हैं इस नाजायज इश्क में। साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।